मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच आसमान में युद्ध हुआ, जिसमें बम, मिसाइलें और गोलियां चलीं। ऊपर आसमान में विनाश की सिम्फनी तबाही मचा रही थी। लेकिन जब दोनों देश एक दूसरे पर हथियार बरसा रहे थे, इस संघर्ष का असली विजेता चुपचाप किनारे बैठा हुआ था, और वो है चीन। क्योंकि ये उनका स्वदेशी चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट J-10C था, जिसने वो कर दिखाया जो सच में दुनिया को चौंका देने वाला था। उसने एक आधुनिक पश्चिमी निर्मित फाइटर जेट को मार गिराया था। तो ये अनजान युद्धक विमान पश्चिम के बेहतरीन विमानों को कैसे चुनौती देने लायक बना? क्या ये सच में मुकाबला कर सकता है? और क्या ये इस बात का सबूत है कि चीन की सैन्य श्रेष्ठता हमारी सोच से भी ज्यादा करीब हो सकती है? क्योंकि अगर यह जेट वाकई उतना ही सक्षम है जितना दिखता है, तो एशिया के आसमान और शायद उससे भी कहीं आगे बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाले होने वाले हैं। एक ड्रैगन का जन्म। ठीक है, तो आज के सैन्य युग में चीन का सबसे प्रमुख फाइटर कैसे अस्तित्व में आया? असल में इसके विकास की ज्यादा जानकारी नहीं है। चीनी सरकार भी ऐसी ही है। ये देश है जहां मिट्टी का डेटा सालों तक राज्य का रहस्य रहा। तो आप यकीन मानिए कि बीजिंग जितनी ज्यादा जानकारी छुपा सकता है, छुपा कर ही रखता है। हम जो जानते हैं वो ये है कि इसे चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने 1980 के दशक में डिजाइन किया था। कई नाकाम और रद्द किए गए प्रयासों के बाद जब चीन की सेना में स्वदेशी एयर प्रोग्राम जोड़ने की कोशिश की गई, तो चीन को समझ आ गया कि उसे एक चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर चाहिए, जो अपने दम पर खड़ा हो सके, या यूं कहें अपने लैंडिंग गियर पर टिक सके। अब उसे ऐसा विमान चाहिए था जो उस समय बाकी दुनिया के सबसे बेहतरीन विमानों का मुकाबला कर सके, जिसकी सबसे संभावित मिसाल अमेरिकी F-16 और उसके वेरिएंट्स थे। मकसद था कि सिंगल इंजन मल्टी रोल J-7 को बदला जाए, जो असल में MiG-21 था, जिसे नाटो ने फिशबेट कोड नेम दिया था और उस पर मेड इन चाइना की पहचान थी। J-7 अपने एयर डिफेंस रोल के लिए पुराना होता जा रहा था, जैसे कि Q-5 फैंटम ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट भी। इसलिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, हाँ, नाम अब भी बेवकूफी वाला है, वे ऐसा कुछ चाहते थे जो दोनों की जगह लेने के लिए पर्याप्त सक्षम और पर्याप्त अनुकूलनीय हो। दिलचस्प है कि कुछ स्रोतों के अनुसार बीजिंग को J-10 का डिजाइन इजराइल के अधूरे लावी फाइटर से मिला था, जो अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में बड़ा क्रॉसओवर था। हालांकि इजराइल ने यह जानकारी चीन को दी थी। J-10 लावी की सीधी कॉपी नहीं है, और ये अपने आप में एक अलग फाइटर है। भले ही इनमें काफी समानताएं थीं, लेकिन इसका विकास असंगत रहा। चीन लंबे समय से फाइटर जेट के लिए तैयार इंजन विकसित करने के लिए संघर्ष कर रहा था, और इसलिए यह परियोजना अनिवार्य रूप से तब तक विलंबित रही जब तक कि उन्होंने अंततः अस्थायी रूप से एक रूसी इंजन उसमें डाल दिया और काम खत्म मान लिया। कुछ डिजाइन बदलावों से कार्यक्रम में देरी हुई, लेकिन 1991 तक फुल साइज मॉकअप बन गया था। हालांकि 1998 के मार्च के अंत में यह लकड़ी से बना एक बहुत जटिल एक से एक स्केल मॉडल से कहीं अधिक बन गया था। इसने अपनी पहली आधिकारिक परीक्षण उड़ान भरी। 2003 तक परीक्षण पूरा हुआ और J-10A का उत्पादन शुरू हो गया। नाटो कोड नाम फायरबर्ड, जो पुराने नाम से ज्यादा कूल है। वैसे इसे विग्रस ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, जो भी काफी जबरदस्त है। लेकिन चीनी लोग अपनी उपलब्धियों पर नहीं रुकते और लगभग तुरंत ही इसके अगले संस्करण के साथ कई तरह के अपडेट्स और सुधार आए, जिसका नाम रचनात्मक रूप से J-10B रखा गया, और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन 2013 में शुरू हुआ। इसके बाद अंतिम संस्करण का विकास इसके कुछ समय बाद शुरू हुआ, और J-10C 2010 के दशक के आखिर में पूर्ण उत्पादन में आया, ताकि आधुनिक युद्ध क्षेत्र के साथ कदम मिलाया जा सके। जैसा कि हमने कहा, इसकी बहुत ज्यादा इतिहास नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि आप मेगा प्रोजेक्ट्स पर किस लिए आए हैं। हाँ, हम जानते हैं आप यहाँ इतिहास का पाठ पढ़ने नहीं आए हैं। आप यहाँ आए हैं एक गंजे ब्रिटिश आदमी को यह समझाते हुए देखने के लिए कि ये कैसे काम करता है और ये चीजों को कैसे उड़ाता है। तो ऐसा करते हैं, ठीक है? आसान काम। J-10C के स्पेसिफिकेशन, तकनीक, हथियार और डिजाइन पर चर्चा से पहले जरूरी है बताना कि बाहर कई विरोधाभासी रिपोर्ट्स और जानकारियां हैं। जब बात आती है कि ये जेट क्या है और क्या कर सकता है, तो हम तथ्यों और कल्पना को अलग करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन लगभग हर आंकड़े के लिए अपुष्ट रिपोर्ट्स हर जगह मौजूद हैं, जो इसके हर आंकड़े को प्रभावित करती हैं। और ऐसी बहुत सी बातें भी हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी पक्के तौर पर नहीं कह सकते। हम नहीं जानते कि यह अज्ञानता, गोपनीयता, दुष्प्रचार अभियानों या चीनी निर्माण की खराब गुणवत्ता का नतीजा है। मेरा मतलब है टीमू से ऑर्डर करें, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अविश्वसनीय स्रोतों से सावधान रहें।
ये वीडियो एक चीनी जेट पर है, तो कमेंट में बहस हो सकती है, लेकिन याद रखें, हम सैन्य इंजीनियर नहीं हैं, बस इंटरनेट पर सैन्य इंजीनियर होने का नाटक करते हैं। कृपया विनम्र रहें। चलिए शुरू करें। सटीक जानकारी की कमी है कि अब तक कितने J-10C एयरफ्रेम बनाए गए हैं, यही हमारी पहली समस्या है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार करीब 220 J-10C बने हैं और सभी J-10 वेरिएंट्स मिलाकर कुल संख्या लगभग 600 है। अगर ये सही है तो J-10C बीजिंग के हवाई बेड़े में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे आम फाइटर्स में से एक बन जाता है। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप किसी भी सैन्य बल के लिए 200 से ज्यादा किसी चीज का निर्माण करते हैं तो आपको उनकी प्रभावी तरीके से काम करने की जरूरत होती है। किसी बड़े संघर्ष में आप नहीं चाहेंगे कि बाद में पता चले आपकी एयरफोर्स की रीढ़ उतनी भरोसेमंद नहीं है जितनी आपने सोची थी। ठीक है, अब चलिए डिजाइन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यही कुछ फायरबर्ड के काफी प्रभावशाली आंकड़ों की वजह है। क्या ये खूबसूरत नहीं है? ये बच्चे की बनाई फाइटर जेट ड्राइंग जैसी है, बस ज्यादा इंजीनियरिंग के साथ। हमें ये कमाल की लगती है। इसके माप काफी सामान्य हैं। इसकी लंबाई करीब 16.9 मीटर या 55 फीट है, जो हॉलीवुड साइन से थोड़ी ऊंची है। इसका विंग स्पैन 9.8 मीटर है, जो कि हॉलीवुड साइन इतना बड़ा है। ये 116.9 मीटर है। मुझे लगा था कि यह वाकई में बहुत छोटा है। ठीक है, इसका विंग स्पैन 9.8 मीटर यानी 32 फीट है, जो लगभग आधी बॉलिंग लेन जितना है। और ये लगभग 5.7 मीटर ऊंचा है, जो लगभग 19 फीट के बराबर है, या एक पूरी तरह से विकसित जिराफ की औसत ऊंचाई के बराबर है, उन लोगों के लिए जो अजीबोगरीब इकाइयों में मापते हैं। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि इतना बड़ा कुछ मार्क 1.8 की रफ्तार से जा रहा है, क्योंकि यही इसकी टॉप स्पीड है जब इसके आफ्टर बर्नर ऑन होते हैं। और ये अपनी अधिकतम ऊंचाई 18,000 मीटर या 60,000 फीट या लगभग 12,000 डैनी डेविटो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए के बराबर होती है। हालांकि कुछ स्रोत इस अधिकतम ऊंचाई को इससे भी ज्यादा बताते हैं, जो कि जाहिर है और भी ज्यादा कुल डैनी डेविटो के बराबर होगा। ये इतनी तेज इसलिए जा सकता है क्योंकि इसका डेल्टा विंग डिजाइन है, जो कि इसकी त्रिकोणीय आकृति के लिए एक शानदार शब्द है। ये न सिर्फ इसे कुछ अतिरिक्त कूल पॉइंट्स दिलाता है, बल्कि यह हाई स्पीड परफॉर्मेंस में भी मदद करता है। पहले के मॉडलों में वे बस एक रूसी निर्मित इंजन डाल देते थे। बताया गया है कि 2019 से J-10C में घरेलू शेनयांग WS-10 इंजन लगाया गया, जो चीन का पहला सफल टर्बोफैन फाइटर इंजन है। यही इंजन J-15 और J-16 में भी मौजूद है। इसे J-20 जैसे कुछ विमानों में WS-15 के पूरा होने तक अंतरिम इंजन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे इतनी ताकत की जरूरत भी है क्योंकि इसकी अधिकतम टेक ऑफ वजन 19,227 किलोग्राम है, यानी करीब 42,388 पाउंड या लगभग आपकी मां के वजन के बराबर। लेकिन यह सिर्फ तेज रफ्तार पर ही भारी वजन नहीं ले जाता। इसका बड़ा फ्यूल टैंक अच्छी रेंज भी देता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1,240 किलोमीटर है या लगभग 770 मील। असल में ये रेंज F-16C ब्लॉक 50 और 52 से भी अधिक है, जिनकी कॉम्बैट रेंज केवल 546 किलोमीटर या 339 मील है। दोनों की रेंज ड्रॉप टैंक्स के साथ काफी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी के मामले में ये बात J-10C के पक्ष में जाती है। कुछ स्रोत कहते हैं कि ये एरियल रिफ्यूलिंग में सक्षम है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मतलब मैं भी कह सकता हूं कि मैं बैकफ्लिप कर सकता हूं, पर ऐसा कहने से वो सच नहीं हो जाता। शायद कभी कर पाऊं। और क्या है? खैर, इसमें जिसे कैनार्ड फोरप्लेन कहा जाता है वो है, जो असल में मुख्य पंख के आगे एक छोटा सा पंख होता है। यह खासकर ऊंचे कोणों पर गतिशीलता में मदद करता है। यह इन कोणों का भी उपयोग करता है। अपने सबसे तीखे मोड़ों पर यह करीब 9G का बल झेलता है। हे भगवान! J-10 के कुछ वेरिएंट्स में थ्रस्ट वेक्टरिंग क्षमता बताई जाती है, लेकिन J-10C के लिए इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। इसमें नया फिक्स्ड डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट है, जो पुराने वर्जन से हर तरह बेहतर एयर इनटेक है। जानकारी के लिए बता दूं, F-35 लाइटनिंग 2 में भी ऐसा ही इनलेट है। फिर भी किसी कारणवश इससे J-10C के नीचे अजीब सी मुस्कान दिखती है। हम इसे स्वीकारते हैं क्योंकि इससे इसकी बनावट ज्यादा कुशल और एरोडायनामिक हो जाती है, और ये थोड़ा प्यारा भी लगता है। इसमें एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक या IRST बॉल भी होती है, जो रेंज फाइंडर के रूप में भी काम करती है। किसी विमान में ये आमतौर पर कॉकपिट के ठीक सामने एक छोटा सा उभार होता है, जो विमान के कई सेंसरों में से एक के रूप में काम करता है। J-10C में कुछ रडार सिग्नेचर घटाने वाली खूबियां हैं जो जरूरी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज
माक 1.8 की गति से उड़ते हुए ज्यादा स्टेल्थी नहीं होती। ये फाइटर जेट्स के लिए मददगार है, लेकिन ये सबसे स्टेल्थी फाइटर नहीं है। बस यूं समझ लीजिए कि ये जेट किनारे बैठकर देखने के लिए नहीं बना है, बल्कि इसे एक्शन के बीचों बीच रहने के लिए बनाया गया है। तो कुल मिलाकर इसकी दिखने वाली खूबियों के हिसाब से देखें तो आपके पास एक तेज फुर्तीला जेट है, जिसकी रेंज भी ठीक ठाक है और इसमें कुछ मददगार स्वदेशी चीनी तकनीक भी है। ये आकार, ले जाने की क्षमता और गतिशीलता में आधुनिकीकरण किए गए F-16C या D Block 50 के बराबर है। अब तक सब ठीक है, लेकिन उन चीजों का क्या जो आप नहीं देख सकते? इस फाइटर जेट के अंदर ऐसा क्या है जो इसे वाकई सबसे अलग बनाता है? अंतर तो सिर्फ इसके बाहरी रूप से भी आप देख सकते हैं कि J-10C एक काफी उन्नत युद्धक विमान है, लेकिन इसमें क्या है जो हम जांच सकते हैं? खैर, लगता है इसे उड़ाना आसान है। हालांकि डेल्टा विंग डिजाइन स्थिरता थोड़ी कम करता है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम इसकी भरपाई करता है। फ्लाइट में सहायता करने वाले मैकेनिकल पार्ट्स को हिलाने के बजाय पायलट के इनपुट्स एक कंप्यूटर में जाते हैं, जो फिर विमान को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उड़ाता है, जिससे विमान कहीं ज्यादा फुर्ती से प्रतिक्रिया देता है। जब आप संभावित डॉग फाइट में होते हैं तो हर रिफ्लेक्स मायने रखता है, और जब मिलीसेकंड्स का फर्क आपको खतरे से सैकड़ों मीटर दूर या पूरी तरह से तबाह होने के बीच का अंतर बना सकता है, तो आप निश्चित रूप से इसे चुनना चाहेंगे, क्योंकि यह J-10C के लिए एक और अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा कॉकपिट में एक वाइड एंगल HUD है, जिसमें 3 रंगीन मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले शामिल हैं, जो पायलट के हेलमेट और उस पर लगे साइट के साथ साथ हैंड्स ऑन थ्रॉटल और स्टिक यानी होटास कंट्रोल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और हाँ, जाहिर तौर पर इसे सच में यही कहा जाता है। मैं कोई गंदा मजाक नहीं करने वाला, क्योंकि आप लोगों ने अपने दिमाग में वो मजाक पहले ही बना लिया है। सबसे दिलचस्प लेकिन साथ ही रहस्यमय बात J-10C के बारे में इसका रडार है। अगर आपके पास अच्छा रडार नहीं है जिससे आप टारगेट को देख और एंगेज कर सकें, तो आपका फाइटर जेट लड़ाई से ज्यादा बस उड़ान ही भरेगा, और साथ ही उसे आसमान से गिरा भी दिया जाएगा, जो शायद उससे भी बड़ी समस्या है। तो J-10C में ऐसा क्या है जो इसे होने से रोक सकता है? देखिए, इसे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे या AESA कहा जाता है, और J-10C में इसका होना वाकई में बहुत बड़ी बात है। AESA रडार डिटेक्शन की रेंज को बढ़ा सकता है, जिससे फाइटर जेट पहले मिसाइल दाग सकता है और फिर प्रभावी रेंज से बाहर निकल सकता है। यह बेहतर टारगेट डिस्क्रिमिनेशन और पहचान में मदद करता है, जिससे युद्ध में, ताकि आज के युद्ध में किसी महंगे विमान या मिसाइल की जगह गलती से किसी सस्ते ड्रोन को निशाना न बनाया जाए। यह खास तौर पर इसलिए भी है क्योंकि एसा में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले उन टारगेट्स को भी पकड़ने की क्षमता होती है जिनकी सिग्नेचर कम होती है और जिन्हें पारंपरिक रडार सिस्टम मिस कर सकते हैं। एसा जैसे एक्टिव रडार हर दिशा में पूरे आसमान को लगातार स्कैन करते हैं, और इनकी रेंज दर्जनों किलोमीटर तक होती है। J-10 कथित तौर पर एक साथ 15 टारगेट्स को स्पॉट करने में सक्षम है, और उनमें से 4 के साथ एंगेज कर सकता है। निश्चित रूप से यह एक ऐसे अराजक युद्ध क्षेत्र में एक फायदा है जो लगातार बदल रहा है। AESA तकनीक जामिंग के प्रति अधिक प्रतिरोधी, तेज और पुराने मैकेनिकल रडार इरेज से ज्यादा भरोसेमंद है। तो क्या इन सब वजहों से J-10C अजेय है? रुकिए, इतनी जल्दी निष्कर्ष पर मत जाएं, क्योंकि ऐसा कहना बहुत सारी उन बातों पर आधारित होगा जिनकी हमारे पास जानकारी ही नहीं है। हम जानते हैं कि फायरबर्ड दुनिया का सबसे कम पकड़ में आने वाला विमान नहीं है। यह अच्छा है कि वह दूसरे विमान देख सकता है, वैसे दूसरे विमान भी उसे देख लेंगे। जब रडार सक्रिय स्कैन करता है तो संभावना और बढ़ जाती है। हमें मिली जानकारी के अनुसार J-10C में कई मोड्स हैं, जैसे एक्टिव स्कैनिंग, पैसिव डिटेक्शन और काम डिटेक्शन, जिससे वह आसानी से छुप सकता है। मेरा मतलब है, जितना कोई साउंड बैरियर तोड़ने वाला जेट छुप सकता है। ये मोड्स विमान को स्थिति अनुसार ढालते हैं, लेकिन इससे विमान अचानक पकड़ा भी जा सकता है। अगर यह तेजी से बदलती स्थिति के अनुसार खुद को नहीं ढालता, तो इसे पहचानना, रोकना या मारना आसान हो सकता है। इसका मतलब है कि J-10C सिद्धांत रूप में आसपास की चीजें जानने में अच्छा है, लेकिन यह सिर्फ आंशिक समाधान है, पूरा नहीं। इसे प्रभावी इस्तेमाल के लिए अन्य प्लेटफॉर्मों के साथ, खासकर चीनी सेना के मामले में, मिलकर काम करना होगा। और हमें ज्यादा जानकारी नहीं है कि फायरबर्ड एक संचार प्लेटफॉर्म के रूप में कितनी अच्छी तरह काम करता है। आधुनिक समय में इसका गोल्ड स्टैंडर्ड F-35 है,
जिसे अमेरिका की लगभग हर चीज से हमेशा संचार के लिए डिजाइन किया गया है और उस डेटा को दुश्मन के सबसे पास के हथियार प्लेटफॉर्म तक भेज सके, जो दुश्मन के चिथड़े उड़ा सकता है। हम नहीं जानते J-10C यहां कितना मुकाबला करता है, यहां तक कि F-16 के आधुनिक संस्करणों के सामने भी। क्या कम्युनिकेशन सिर्फ वॉइस टू वॉइस चैट तक सीमित है, जैसे Xbox लाइव लॉबी, या ये F-35 जैसा है जो सभी सिस्टम्स से बात कर खुद स्टील और बारूद के नृत्य में भूमिका निभाता है? हम जानते हैं इसमें सुरक्षित ओमनी डायरेक्शनल डेटा लिंक है, पर नहीं जानते क्या यह F-35 की तरह हर दिशा में लगातार कम्युनिकेट करता है या सिर्फ अलग दिशाओं में कर सकता है, जैसे एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर हब्स के बीच। इसमें इंटीग्रेशन और इंटरऑपरेबिलिटी का सवाल भी है। यह चीनी कम्युनिकेशन केंद्रित युद्ध रणनीति के लिए समस्या नहीं है, लेकिन अगर J-10C को सफलतापूर्वक निर्यात होना है, स्पॉइलर अलर्ट, ऐसा है भी, और उसे ऐसे सिस्टम्स के साथ भी काम करना पड़ेगा जो उससे संचार करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, जैसे गैर चीनी सिस्टम्स। दुनिया में हथियार आयातक देश इस अंतर को पाटने के लिए जूझ रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे आप आईफोन को जॉर्ज फोरमैन ग्रिल से या किसी दूसरी भाषा के निर्देश वाली चीज से बात करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने इस चुनौती का सामना ठीक ठाक तरीके से किया है। हर सेना अलग है और J-10C को अपनाने में अपनी समस्याएं होंगी, जिससे इसकी पूरी क्षमता बाधित हो सकती है। संचार में हम फायरबर्ड को उसकी श्रेणी में अच्छा मानते हैं, लेकिन शायद ये F-35 और उसके नेक्स्ट जेन संचार प्लेटफॉर्म से कम विकसित है, जो कि पूरी तरह से समझ में आता है क्योंकि ये F-35 से एक पीढ़ी पीछे है। ये जानकारी केवल हमारे पास मौजूद जानकारी पर आधारित है, और इस रडार के बारे में जो बहुत कुछ हमें नहीं पता, वही अनिश्चितता J-10C के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर मेजर सूट तक भी फैलती है। यह स्रोतों में विवरण को लेकर काफी भिन्नता है, जिसमें फुल रेंज जैमिंग क्षमताओं से लेकर दुश्मन के रडार को धोखा देने के लिए बनाए गए AI आधारित भ्रामक एल्गोरिदम तक सब कुछ शामिल है, और डिकॉय से लेकर हेलमेट तक जो सीधे पायलट के दिमाग से जुड़े होते हैं। ठीक है, आखिरी वाला हमने खुद ही बना लिया था। अगर इलॉन मस्क को उस पर लगा दें तो कमाल होगा। इजेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इन चीजों में से किसी की भी आधिकारिक स्रोतों द्वारा पुष्टि नहीं हुई है। इन नए और कूल खिलौनों के बारे में जो भी सुने, हमेशा संदेह रखें। अधिकतर मामलों में ये सब बातें J-10C को एक सम्मानजनक चौथी पीढ़ी का विमान बनाती हैं, जो अपनी श्रेणी के बेहतरीन विमानों में से एक हैं। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो सबको चौंका दे या बाकी सबको पीछे छोड़ दे। और जब चीजों को उड़ा देने की बात हो, तो चलिए बात करते हैं बंदूकों की। कैसा रहा ये ट्रांजिशन? फायरबर्ड की फायर पावर। माफ कीजिए, आपको इंतजार कराया। अब तक हमने फायरबर्ड के मुख्य पहलुओं पर बात की, लेकिन जो चीजें धमाका करती हैं, उनका क्या? खैर, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि J-10C एक फाइटर है, चाहे उसकी श्रेणी हो या सामान्य विवरण, क्योंकि इसमें काफी धमाकेदार हथियार तकनीक है। अधिकांश J-10C मॉडलों में 11 हार्ड पॉइंट्स होते हैं। ये उनके उपयोग पर निर्भर करता है। उनमें से ज्यादातर चीन की सबसे नई एयर टू एयर मिसाइलों में से एक PL-15 के लिए इस्तेमाल होने की संभावना है। पहले J-10 के मुख्य एयर टू एयर हथियार थे मध्यम दूरी की एक्टिव रडार गाइडेड PL-12 और शॉर्ट रेंज PL-8 इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलें। हाल में PL-10 और PL-15 ने यह जिम्मेदारी संभाली है, और दोनों को आमतौर पर युद्ध में J-10C के मकसद के लिए कहीं अधिक सक्षम माना जाता है। फायरबर्ड के रडार सिस्टम से इसकी मिसाइलें लक्ष्य की दृश्य सीमा से बाहर से दागी जा सकती हैं। अगर आप अपने विरोधियों से ज्यादा रेंज रखते हैं, तो यह एक बड़ा फायदा हो सकता है, जैसा कि J-10C के मामले में है, जो हैरानी की बात है कि F-16 जैसे विमानों से ज्यादा रेंज रखता है। पाकिस्तानी मीडिया की अटकलों भरी और अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार भारत के साथ हालिया सीमा संघर्ष में PL-15 की सबसे लंबी फायरिंग करीब 180 किलोमीटर दूर से हुई थी। ये लगभग 112 मील था, या 83,333 शकील ओनील को लंबाई में एक के बाद एक लाइन में लगाने जितना था। अगर ये सच है, तो ये J-10C और उसके हथियारों की प्रभावी रेंज दिखाता है। ये शायद कोई संयोग नहीं है कि चीनी मुख्य भूमि और ताइवान के बीच लगभग 180 किलोमीटर की दूरी है। ये आसान नहीं है, लेकिन PL-15 महत्वपूर्ण है। ये पहली बार है जब चीन ने सफल स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल बनाई है, न कि रूसी नकल। सिर्फ इतना ही नहीं,
ऐसा लगता है कि ये कम से कम अमेरिकी एमरम का लगभग बराबरी का है और कुछ मामलों में तो ये रेंज में उससे आगे भी निकल सकता है। PL-15 जो बीजिंग के पास सैकड़ों J-10C विमानों पर आसानी से उपलब्ध मिसाइल है, अमेरिकी सैन्य योजनाकारों के लिए एक बड़ी चेतावनी होनी चाहिए। एयर टू ग्राउंड हथियार काफी सरल है। एक बड़ी जोड़ी बम, खास तौर पर 500 किलोग्राम या 1100 पाउंड के LS-500J प्रिसिजन गाइडेड बम। फायरबर्ड्स के शस्त्रागार में नवीनतम अपग्रेड GB-1 TG-500 है। इतने आकर्षक नाम के बावजूद इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, जबकि ये सच में बड़ा धमाका करती हैं। J-10C पर बम आमतौर पर इंफ्रारेड लेजर पेंट बॉल और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर पॉड के साथ इस्तेमाल होते हैं ताकि जाम होने की संभावना कम हो। एक ध्रुवीय भालू जितना भारी बम गिरने से भी बुरा बस एक ही हो सकता है, और वो है वही बम आपके ऊपर गिरना, जबकि उसे किसी और पर गिरना था। अन्य एयर टू ग्राउंड मिशनों में YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल शामिल है। ऐसी तकनीक अनजान लोगों को अजीब लग सकती है। आखिर कोई ऐसी मिसाइल क्यों चाहेगा जो विकिरण रोकती हो? क्या हम मिसाइलें चेरनोबिल पर गिराकर समस्या हल नहीं कर सकते? अफसोस, ये संभव नहीं है। एंटी रेडिएशन मिसाइल का वास्तव में रेडियोधर्मी सामग्री या किसी भी तरह की परमाणु तकनीक से कोई लेना देना नहीं है। ये खास तौर पर रडार इंस्टॉलेशन की रेडियो तरंगों को निशाना बनाती हैं। युद्ध में दुश्मन को रडार से वंचित करना उन्हें अंधा कर देता है, जिससे देखने की आपकी क्षमता फायदेमंद हो जाती है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण USS हरमन मिसाइल है। J-10C के लिए अन्य गाइडेड हथियार भी उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ जो सूचीबद्ध हैं वही सबसे अधिक देखने को मिलेंगे अगर चीन कभी किसी से युद्ध करने का फैसला करता है। मुझे लगता है कि ऐसा बहुत लंबे समय तक देखने को नहीं मिलेगा, है ना दोस्तों? है ना? वैसे भी J-10C में पारंपरिक डॉग फाइटिंग क्षमताएं हैं। यह पहले से ही तेज और फुर्तीला है, तो इसे उन दूसरे चौथी पीढ़ी के फाइटर्स के खिलाफ खुद को संभालने में सक्षम होना चाहिए, जो टॉप गन वाले अंदाज में सीधे खतरे के इलाके में घुसना चाहते हैं। इसमें ट्विन बैरल अंदर लगी 23 मिमी तोप है, जो 1 मिनट में 3000 से ज्यादा गोलियां चला सकती है, और कुछ अनुमानों में यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। चेंबर में 200 राउंड का मतलब है फायरबर्ड बहुत सक्षम है फायर करने में, मेरा मानना है। इसका मतलब है कि इसकी मैगजीन खाली करने में 3 से 4 सेकंड तक लग सकते हैं। हालांकि डॉग फाइट्स और स्ट्रैफिंग रन के लिए छोटी छोटी बर्स्ट्स को प्राथमिकता दी जाती है ताकि सटीकता बनी रहे। और J-10C के हथियारों के बारे में बस इतना ही। इन सब को मिलाने पर यह मल्टी रोल फाइटर जेट काफी सक्षम बनता है, जिसमें कई खूबियां और कम कमजोरियां हैं। यह हर लिहाज से संतुलित है, तकनीकी रूप से काफी उन्नत है, इनकी संख्या भी काफी है, और ये पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं। ये दृश्य सीमा से बाहर की लड़ाई, डॉग फाइटिंग, कई लक्ष्यों पर हमला, सटीक हथियारों से हमले, सामरिक समर्थन, एंटी शिप ऑपरेशंस व समुद्री गश्त कर सकता है। मुझे जरा सांस लेनी होगी, भले ही बस एक ही चीज बाकी हो। एकीकृत संचार भी है, फिर इसमें नापसंद करने जैसा क्या है? शायद मेड इन चाइना होना इतना बुरा टैग नहीं है। हम लड़ाकू विमानों की प्रभावशीलता के बारे में पूरे दिन अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये युद्ध के मैदान में उपयोगी साबित नहीं होता, तो फिर हम ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे कोई पोगो स्टिक मध्यकालीन किले की घेराबंदी में कितनी अच्छी है। हमारी किस्मत अच्छी है कि J-10C ने हाल ही में जंग में हिस्सा लिया। अब बस एक सवाल बचता है, इसने कैसा प्रदर्शन किया? पेट्री डिश युद्ध। तो पहली बार दुनिया को J-10C और इसकी असली युद्ध क्षमताओं की अच्छी झलक मई 2025 में मिली। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए उस संघर्ष के दौरान जो कुछ दिनों तक चला, और जिससे दुनिया को फिर से यह यकीन हो गया कि हम थोड़े समय के लिए परमाणु सर्वनाश की ओर बढ़ रहे हैं। शुक्र है, आखिरकार समझदारी से काम लिया गया और ये संघर्ष सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए तेज हुआ। उसके बाद फिर से वही कम तीव्रता वाला मामला बन गया, जैसा कि पिछली बार उनके बीच युद्ध के बाद से चला आ रहा है। उस छोटे हिंसक दौर में J-10C के बारे में काफी कुछ जानने को मिला, क्योंकि पाकिस्तान ने 2020 के दशक की शुरुआत में चीन से 30 से ज्यादा खरीदे थे। यह फैसला व्यवहारिक और राजनीतिक दोनों था। पाकिस्तान के पास पहले से ही F-16 थे और चीनी हथियारों को पश्चिमी विकल्पों के मुकाबले माना गया। इसी तरह भारत के पास मुख्य रूप से फ्रांसीसी राफेल थे, जो नाटो द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सक्षम चौथी पीढ़ी के फाइटर हैं। साथ ही पुराने रूसी विमान भी थे। तो हाँ, सिर्फ हथियारों के लिहाज से देखें तो ये फ्रांस और रूस बनाम अमेरिका और चीन था।
भू राजनीति अजीब है। मेरा मतलब है, स्वागत है इस सर्कस में। अब पाकिस्तान ने मुख्य रूप से अपने चीनी फाइटर विमानों का इस्तेमाल भारतीय राफेल के खिलाफ किया। इस्लामाबाद शायद अपने F-16 विमानों का इस्तेमाल करने में हिचक रहा था, क्योंकि अमेरिकी विमानों से किसी अन्य पश्चिमी देश के विमान जो अमेरिका के सहयोगी के हैं को मार गिराने का डर था कि इससे वे वॉशिंगटन की ब्लैकलिस्ट में आ जाएंगे। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए शायद ये एक समझदारी भरा कदम था। और दोनों पक्षों की तरफ से किसने किसे गिराया, इस पर भारी मात्रा में गलत जानकारी के बावजूद कुछ निर्णायक जानकारी उपलब्ध है। पाकिस्तानी सरकारी सूत्र उतने ही भरोसेमंद है जितना सुपरमार्केट के बाहर जादुई बीन्स बेचने वाला। ध्यान दें, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी J-10CE जो निर्यात संस्करण है ने कम से कम एक राफेल को PL-15 मिसाइल से मार गिराने में भूमिका निभाई थी। अमेरिकी सूत्रों के संकेत से वॉशिंगटन को यही लगता है, इसलिए हम आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि ये शायद हुआ था। उस समय आई अन्य तस्वीरों ने भी भारतीय वायुसेना के MiG-29 फुलक्रम और संभवतः एक सुखोई 30 MKI फ्लैंकर के नुकसान की ओर इशारा किया। हालांकि हमारे पास यह कहने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि इन संभावित एयर टू एयर किल्स में J-10C शामिल था। भारत पाकिस्तान सीमा संघर्ष में दोनों देशों की वायुसेना ने आमतौर पर एक दूसरे की हवाई सीमा में प्रवेश नहीं किया। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के दौर में यह समझदारी भरा कदम है, लेकिन यह हमें एक और बात भी बताता है। हमारे पास अच्छी जानकारी है कि J-10C कम से कम कुछ एयर टू एयर किल्स में शामिल था। PL-15 मिसाइल की रेंज सोवियत और पश्चिमी मिसाइलों से ज्यादा हो सकती है। ये फायरबर्ड की प्रभावी कॉम्बैट रेंज और आधुनिक पश्चिमी सैन्य तकनीक के खिलाफ PL-15 की उपयोगिता का प्रमाण है। कहा जाता है कि PL-15 की जैमिंग क्षमताओं ने कम से कम एक रफाल को गिराने में मदद की थी, जो इस विचार को और भी मजबूत बनाता है कि यह नई चीनी सैन्य तकनीक अपने पश्चिमी समकक्षों की बराबरी कर सकती है और यहां तक कि उन्हें पीछे भी छोड़ सकती है। और यह बीजिंग के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। चीन इन घटनाक्रमों पर बहुत करीब से नजर रख रहा होगा, खासकर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान भारत, जो उसका क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी है, के खिलाफ उसका सहयोगी है और चीन दोनों देशों की सीमाओं से सटा हुआ है, जिसमें कश्मीर का विवादित क्षेत्र भी शामिल है, जिसे तीनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित किया जाता है। लेकिन इससे बीजिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेखी बघारने के अधिकार या J-10C के कुछ अतिरिक्त ऑर्डर से कहीं ज्यादा कीमती चीज मिली, चाहे ये चीजें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इससे उन्हें जानकारी मिली। ज्ञान ही शक्ति है। अब चीन को यह स्पष्ट समझ है कि उसके चौथी पीढ़ी के मल्टी रोल फाइटर के निर्यात वेरिएंट्स पश्चिमी समकक्षों के सामने एक के बनाम एक मुकाबले में कैसे टिकते हैं। वो आंकड़ों का अध्ययन कर सकता था, पाकिस्तानियों से बात कर सकता था और वास्तविक परिस्थितियों में अपने विमानों की प्रभावशीलता को सचमुच समझ सकता था। ये आने वाले युद्ध के लिए एक तरह का ड्राई रन जैसा है, तुम जानते हो, वही वाला। यह सिर्फ J-10C के पश्चिमी जेट्स गिराने पर नहीं है। एंड्रयू स्मॉल, जर्मन मार्शल फंड के सीनियर फेलो, ने द गार्जियन को बताया, यह उन्हें अधिक जटिल परिस्थितियों में अपने प्रदर्शन को परखने का अवसर देता है। और पाकिस्तान के साथ यह सिर्फ फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि मिसाइलों, रडार सिस्टम्स और पाकिस्तानी सेना की पूरी तकनीकी रीढ़ के बारे में है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं से लेकर सैटेलाइट सिस्टम्स तक सब कुछ शामिल है। बीजिंग हमेशा की तरह इस मामले पर चुप रहा और परछाइयों में काम करता है। पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह उपमहाद्वीप में J-10C स्थिति से अवगत नहीं है। हाँ, मानो तुम्हें कुछ पता ही नहीं और मैं पोप हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार ने संसद में कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राफेल को गिराया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में चीनियों को भी जानकारी दी थी। ये भी एक इशारा और संकेत है जो इस विचार को बल देता है कि J-10C वास्तव में इसमें शामिल था। उन्होंने कहा कि बीजिंग जो देख रहा था उससे वो संतुष्ट था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जीत घोषित करने से पहले कुछ अहम बातें ध्यान में रखना जरूरी हैं। पश्चिमी सेनाएं भारतीय सेना से आमतौर पर बेहतर सुसज्जित, एकीकृत और संगठित होती हैं। पश्चिम के साथ चीन की ओर से कोई भी संभावित युद्ध भारत की मिश्रित और असंगठित वायुसेना की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन परीक्षा होगी। पाकिस्तान की सेना चीन की तुलना में काफी कमजोर है। पश्चिमी उपकरणों का मुकाबला करने के मामले में चीन के पाकिस्तान से कहीं ज्यादा सक्षम होने की पूरी संभावना है। महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्ष संघर्ष में अपने जेट विमानों के एक्सपोर्ट वेरिएंट्स इस्तेमाल कर रहे थे।
कुछ निर्यातक देश अपने हितों की रक्षा के लिए सहयोगियों को सर्वोत्तम तकनीक नहीं देते। J10C में कुछ डाउनग्रेडेड एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर हैं। रफाल के निर्यात वेरिएंट लगभग समान हैं, बस कुछ छोटी बातें प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करती। ये बीजिंग के लिए एक अच्छे संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि J10C का एक कमजोर संस्करण भी एक पूरी तरह सक्षम पश्चिमी जेट के साथ बराबरी पर टकराया। लेकिन ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि उपमहाद्वीप के ऊपर एक दूसरे पर हमला करने वाले जेट वही नहीं होंगे जो दक्षिण चीन सागर के ऊपर एक दूसरे पर हमला करेंगे जब सब कुछ शुरू होगा। साथ ही कई अन्य कारक भी हैं जो चीन और पश्चिम के संभावित संघर्ष के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। विभिन्न तकनीकें जिन तक देशों की पहुंच है, खुद युद्ध का मैदान और भूगोल में अंतर, सिद्धांत और रणनीति में विविधता, पैसा और समय भी इसमें भूमिका निभाते हैं। हाँ, 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष ने पेट्रियट जैसी हथियार परीक्षा में फायरबर्ड की अच्छी झलक जरूर दी, लेकिन जिसमें चीन अपने कई विमानों का असली इस्तेमाल करे, ऐसा युद्ध बहुत अलग होगा। हालांकि इस सफल प्रदर्शन से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा निष्कर्ष जाहिर है ताइवान के लिए है। PLF जेट्स को अपने पश्चिमी समकक्षों को मार गिराते हुए देखना शायद ताइपे में बैठे लोगों को चिंता में डाल रहा होगा और वे पश्चिमी हथियारों की प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहे होंगे कि क्या वे चीनियों से सही तरीके से लड़ पाएंगे और समय आने पर गंभीर रक्षा कर पाएंगे। यह चीन के लिए व्यावसायिक रूप से भी एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। अब तक जो लोग पश्चिमी सैन्य उपकरण नहीं खरीदना चाहते थे, उनके पास सिर्फ रूसी संघ ही विकल्प था। बड़े बुरे व्लाद की सैन्य कार्रवाई से रूस को एयरफ्रेम पार्ट्स की सख्त जरूरत हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उनकी मरम्मत व बदलने की क्षमता भी काफी घट गई है। किसी भी देश को रूस से फाइटर जेट खरीदना वैसा है जैसे संदिग्ध डीलर से पुरानी कार खरीदना, जिसे निर्माता अब नहीं बेचता। आपको बस उम्मीद करनी चाहिए कि किसी के पास अतिरिक्त पार्ट्स हो। अब बीजिंग एक विकल्प दे रहा है जहां फिलहाल पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और वह विमान अपने पश्चिमी समकक्षों जितना अच्छा या बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। फिर सोचिए कि बहुत सारे पुराने सैन्य स्टॉक्स को बदलने की जरूरत पड़ेगी। MiG-29, Su-27, Su-30 और F-16 के पुराने वेरिएंट अब अपनी उम्र दिखा रहे हैं। अब कुछ ऐसा आ रहा है जो इन सब का बराबरी से मुकाबला कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन J10C को $50-60 मिलियन प्रति यूनिट की कम कीमत पर एक्सपोर्ट कर सकता है, जिससे ये एयरफ्रेम मार्केट में प्रतिस्पर्धी बनता है। इसे खरीदना अपेक्षाकृत सस्ता है, इसे मेंटेन करना आसान है, चलाना भी आसान है और इसमें कई अच्छी म्यूनिशन हैं जो इसके साथ अच्छी तरह काम करती हैं। इन्हें पाने के लिए आपको प्रतिबंधों का झंझट भी नहीं झेलना पड़ता। इसमें सभी का फायदा है, बस रूस को छोड़कर, जिसके लिए हम कहेंगे ओह नहीं। ये एक प्रकार का अनुकूल दृष्टिकोण है। J10C ने जिन विकल्पों को हराने के लिए बनाया गया है, उनके मुकाबले सीमित युद्ध क्षेत्र अनुभव ही देखा है और इसमें कुछ ऐसी कमजोरियां भी हो सकती हैं जो हमें अभी पता नहीं चली हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत संघर्ष में किसी ने भी इतना लंबा युद्ध नहीं लड़ा कि वे कमजोरियां सामने आ सकें। और यह भी संभव है कि इसका निर्यात करना ज्यादा महंगा पड़ जाए, जिससे गरीब देशों के लिए इसकी बाजार पहुंच सीमित हो सकती है और इसी वजह से इसकी युद्ध क्षेत्र उपयोगिता भी सीमित हो सकती है। बीजिंग को सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए रस्सी पर चलना होगा। हमने आपको इस विमान की लगभग सभी जरूरी बातें बता दी हैं। सच कहे तो हमने जो देखा उससे हम वाकई हैरान हैं कि यह कितना अच्छा है। यह स्वदेशी चीनी लड़ाकू विमान का एक निर्णायक परिपक्व संस्करण है जो दिखाता है कि चीन वैश्विक सैन्य हथियारों की दौड़ में अनुयायी से सीधे नेता बन गया है। क्या यह अमेरिकी वायुसेना का अकेले मुकाबला कर सकता है? नहीं। F-35 और F-22 एक पीढ़ी आगे हैं। वे J10C से कहीं बेहतर हैं, जितना J10C कभी होने की उम्मीद भी कर सकता है। लेकिन इसे अमेरिका के बेहतरीन विकल्पों में सबसे अच्छा होना जरूरी नहीं। ये बड़ी तादाद में इस्तेमाल होने वाला लड़ाकू विमान है। PLAF के पास इनकी सैकड़ों यूनिट्स हैं। बीजिंग के पास J-20, J-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमान हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार 6ठी पीढ़ी के प्लेटफॉर्म भी विकसित हो रहे हैं और ऐसे में ये वायुसेना के बेड़े की बुनियाद बनने के लिए एक व्यावहारिक, समझदारी भरा एयरफ्रेम है। ये सच में बहुत प्रभावशाली है। ये आने वाले वर्षों तक एक महत्वपूर्ण मल्टी रोल फाइटर बन सकता है, खासकर जब रूस की निर्यात शक्ति कमजोर हो रही है। लेकिन जैसा कहा, चीन अपनी उपलब्धियों से कभी संतुष्ट नहीं होता। फायरबर्ड का विकास साबित करता है कि चीन प्रभावी हथियार प्लेटफॉर्म्स खुद विकसित कर सकता है। चौथी पीढ़ी का समकक्ष होने के नाते
ये उसके पहले के मॉडलों की तुलना में चीन के औद्योगिक आधार में बड़ी प्रगति और क्षमताओं में भारी छलांग दिखाता है। और इससे एक सवाल उठता है, आगे क्या आने वाला है? खैर, हम इसे भविष्य में कवर करेंगे, है ना? देखने के लिए धन्यवाद।